दोस्तों, रॉयल एनफील्ड एक ऐसी भारतीय कंपनी जिसकी बुलेट बाइक काफ़ी मोस्ट पॉपुलर बाइक है और हर यंगस्टर चाहता है कि उसके पास भी एक बुलेट बाइक हो। लेकिन दोस्तों, आज बुलेट जिस पॉपुलरिटी पर पहुंची है उस पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। इनकी जो स्ट्रगल की स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंपनी शुरुआत में साइकिल बनाया करती थी और धीरे धीरे कंपनी ने अपना इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया जो आज लगभग 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया था जब कंपनी पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी और बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन उसके बाद कंपनी ने ऐसा क्या किया कि फिर से ये द रोड ऑफ किंग बन गई। जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी रियल बिजनेस की स्टडीज इस चैनल पर हमेशा लाते रहें। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉयल एनफील्ड का इतिहास लगभग 130 साल से भी ज़्यादा पुराना है और शुरुआत में ही इंडियन नहीं बल्कि एक इंग्लैंड की कंपनी हुआ करती थी। इसको साल 1892 1892 में एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट स्मिथ ने शुरू किया था। इन दोनों ने शुरुआत में इस कंपनी को बनाया था और इसका नाम रखा था एडी मैन्युफैक्चर लिमिटेड। बेसिकली ये रॉयल आर्म्स जो फैक्ट्री थी उसके लिए बंदूकें और उसके पार्ट्स का निर्माण कर कर फौजियों के लिए देती थी और इनका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन फिर कंपनी ने अपने कारोबार को बड़ा करने का सोचा और इन्होंने उसके कुछ ही साल बाद यानी कि 1896 में दूसरी अपनी कंपनी चालू की, जिसका नाम था न्यू इनफील्ड साइकिल कंपनी। बेसिकली ये साइकिल का निर्माण करती थी और साइकिल के सहित उसके पुर्जों का भी निर्माण करती थी और मार्केट में उनको बेचा करती थी, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छा खासा उछाल आने लगा और कंपनी फिर धीरे धीरे नए नए एक्सपेरिमेंट करती चली गई। और उसी कड़ी में फिर इन्होंने साल 1901 में अपनी एक नई साइकिल का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने साइकिल में ही एक मोटर को फिट किया, जिससे कि एक मोटरसाइकिल का इन्होंने रूप तैयार किया। और वो उस टाइम पर बाज़ार में पूरी तरह से पूरा नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए लोगों को वो काफ़ी पसंद आया। लोग इनकी जो इन्होंने मोटरसाइकिल बनाई थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगे। फिर जब कंपनी का ये नया प्रोडक्ट पूरी तरह से मार्केट में बिकने लगा और कंपनी के पास पैसा आने लगा तो कंपनी ने फिर और भी नए नए बिजनेस में हाथ आजमाना शुरू किया। कंपनी ने फिर कार बनाने का भी निश्चय किया और कंपनी ने फिर उसके एक साल बाद साल 1903 में ही कार बनाना भी चालू किया। लेकिन कार की मार्केट इनकी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई और उसमें इनको घाटा आने लगा। इसीलिए फिर इन्होंने अपना कार मैन्युफैक्चरिंग वाला यूनिट पूरी तरह से बेच दिया और अपना पूरा ध्यान साइकिल बनाने पर केंद्रित कर दिया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही साल 1914 आता है और उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद इनको ब्रिटिश सरकार से काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलता है, जिससे कि इनको जो मोटरसाइकिल ये बनाया करते थे उसका एक बल्क ऑर्डर मिला। और दूसरी तरफ इंपीरियल रशियन सरकार थी, उससे भी इनको एक बल्क ऑर्डर मिला, जिससे कि इनकी मोटरसाइकिल उनको चाहिए थी, उनके फौजियों के लिए चाहिए थी। इसीलिए देखते ही देखते फिर जो ये न्यू इनफील्ड साइकिल कंपनी थी ये पूरी तरह से फेमस होने लगी थी और इसके प्रोडक्ट फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में छाने लगे थे। और उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिश अथॉरिटी ने इनको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर दिए, जिससे कि वो मोटरसाइकिल इनसे खरीदते थे और फिर धीरे धीरे कंपनी इस तरह अपने कारोबार को करती रही। और फिर आता है साल 1949 वो साल था जब कंपनी ने भारत की मार्केट में भी एंट्री मारी और धीरे धीरे भारत में भी अपनी मोटरसाइकिलें बनाकर बेचने लगे। लेकिन भारत से उतना रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा था, क्योंकि देश उस टाइम पर आज़ाद हुआ ही था और लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन फिर 1954 में कंपनी ने काफ़ी अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेचे और उसका सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय जो सरकार थी उसने अपनी मिलिट्री के लिए इनको लगभग 800 से ज़्यादा मोटरसाइकिल बनाने के ऑर्डर दिए थे। और उस ऑर्डर को मिलने के बाद कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आने लगे और ऑर्डर वो इतने बल्क में थे कि कंपनी को उनको बनाने के लिए फिर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद कंपनी ने फिर जब देखा कि इतना बड़ा बल्क ऑर्डर हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते तो उन्होंने फिर अपना जो मैन्युफैक्चर प्लांट था वो इंडिया में खोलने का प्लान किया और सरकार से ये सब इजाज़तें मांगी। सरकार ने भी मंजूरी दे दी और फिर उन्होंने मद्रास मोटर के साथ मिलकर भारत में ही बुलेट का मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर पार्ट्स जो थे वो इंग्लैंड से ही आते थे। बेसिकली मद्रास में जो फैक्ट्री थी उसमें असेंबल करते थे और उन असेंबल मोटरसाइकिलों को इंडियन मार्केट में बेचते थे। और इस तरह से जो कंपनी भारत में बनाई गई थी इसका नाम रखा गया मद्रास इनफील्ड लिमिटेड। बेसिकली ये फिर धीरे धीरे अपने कारोबार को भारत में बढ़ाने लगी और देखते ही देखते फिर जो इनफील्ड की जो मोटरसाइकिलें थी वो भारत में धीरे धीरे फेमस होने लगी। और साल 1962 तक कंपनी इतनी फेमस हो चुकी थी कि जो पार्ट्स इसके इंग्लैंड से मंगाकर असेंबल किए जाते थे, अब इसके पार्ट से लेकर असेंबल से लेकर जितना भी पूरा प्रोसेस था अब वो पूरी तरह से इंडिया में होने लगा था। और इसीलिए वो थोड़ी सस्ती भी होने लगी थी, जिससे कि और भी वो लोगों के पहुंच में आ रही थी, लोग उनको खरीद रहे थे। लेकिन फिर 70 का दौर ऐसा आया जहां पर इंग्लैंड में और नई नई कंपनियां मोटरसाइकिल बनाने लगी और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलने लगा। इसलिए कंपनी को इंग्लैंड में जो इनकी बेसिक कंपनी थी उसको काफ़ी ज़्यादा घाटा होने लगा और वो घाटा बढ़ते बढ़ते इतना हो चुका था कि इन्होंने अपनी इंग्लैंड वाली जो मेन कंपनी थी
उसको बंद कर दिया, क्योंकि बेसिकली उतनी सेल आउट हो नहीं रही थी, क्योंकि और भी काफ़ी नई नई कंपनियां मार्केट में उतर रही थी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड कर रही थी। तो इसीलिए फिर इन्होंने फाइनली 1971 में अपने इंग्लैंड वाला जो कारोबार था उसको पूरी तरह से शट डाउन कर दिया। लेकिन इंडिया वाला जो इनका कारोबार था वो अभी भी चल रहा था। लेकिन जो इनका इंग्लैंड में घाटा हुआ था उसका इम्पैक्ट इंडियन वाली जो इनकी कंपनी थी उस पर भी देखने को मिल रहा था, इसीलिए जो उस पर भी घाटा आ रहा था। इधर इंडियन मार्केट में भी और बाकी कंपनियां उतर चुकी थी और अच्छी अच्छी बाइकें मार्केट में उतार रही थी, कंपटीशन बढ़ गया था, इसीलिए इंडियन मार्केट में भी फिर इनको धीरे धीरे घाटा होने लगा। और घाटा ये इतना हुआ कि इन्होंने जो इंडियन मार्केट थी उससे भी पूरी तरह से हटने का फैसला कर लिया था। और फिर 1994 में आइसर इंडिया लिमिटेड को भारत की ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी आइसर ग्रुप इसने खरीद लिया, और फिर कंपनी का जो नया नाम था वो बना रॉयल इनफील्ड मोटर्स लिमिटेड, और यहीं से फिर ये इंडियन कंपनी बन चुकी थी। और फिर आइसर ग्रुप ने भी बुलेट मोटरसाइकिल को मैन्युफैक्चर कर भारतीय मार्केट में बेचा, क्योंकि उससे पहले बुलेट मोस्ट पॉपुलर बाइक बन चुकी थी, विदेशों से लेकर इंडिया तक की मार्केट में इसका एक अच्छा खासा नाम बन चुका था। इसीलिए इससे आइसर ग्रुप को भी फायदा होने वाला था, आइसर ग्रुप को तो कम से कम ऐसा ही लग रहा था। और आइसर ग्रुप ने सोचा कि कंपनी की नई तरीके से मार्केटिंग कर वापस से हम बुलेट को फिर से बेच लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करने लगेंगे। लेकिन साल 2000 के आते आते स्थितियां इतनी उलट हो गई कि कंपनी को लगभग हर साल 20 करोड़ रुपए का घाटा भी हो रहा था, इसलिए कंपनी को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए आइसर ग्रुप के जो बड़े एग्जीक्यूटिव पद पर बैठे हुए लोग थे उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर अभी हमने इसके प्रोडक्शन को बंद नहीं किया तो कंपनी पर बहुत ज़्यादा लॉस बढ़ जाएगा। इसीलिए कंपनी ने मन बना लिया था कि अब हम पूरी तरह से बुलेट का जो मैन्युफैक्चर है उसको बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे। लेकिन फिर आइसर ग्रुप के मालिक के बेटे थे सिद्धार्थ लाल, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझको केवल 2 साल का समय दें तो मैं इसमें कुछ कर सकता हूं या इसकी सेल को बढ़ाने में मदद कर सकता हूं। और फिर इनको रॉयल इनफील्ड का CEO बनाया गया। फिर इन्होंने उसको बारीकी से देखा और 1 महीने तक उस बाइक को चलाया और देखा कि उसमें क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, या किस वजह से लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सारी कमियों को उन्होंने देखने के बाद से फिर साल 2001 में दोबारा से नए मॉडल लॉन्च किए। बेसिकली उन्होंने किया ये था कि जो डीलर डिस्काउंट था उसको ख़त्म किया, और जितने भी ज़्यादा एक्सपेंस खर्चे जो फालतू के इस बाइक के ऊपर लग रहे थे उन सबको ख़त्म कर सबसे पहले इस बाइक को सस्ता किया, और सस्ता करने के बाद इसको नए नए डिज़ाइन, नए नए लुक में पेश किया। हालांकि इसके लिए इन्होंने अपने जो बड़े बिजनेस थे उनका सेक्रीफाइस भी किया था। इन्होंने अपना जो आइसर ट्रैक्टर था उसके बिजनेस को पूरी तरह से बेच दिया था, और इन्होंने जो अपने कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी थी उसके भी लगभग 50% हिस्सेदारी वोल्वो कंपनी को बेच दी थी, क्योंकि उससे जो इनको फंड मिला था उससे ही ये कदम उठा पाए, उसकी कॉस्ट को कम कर पाए बुलेट की, और जितने भी बाकी जो उसके मैन्युफैक्चर थे, नई नई चीज़ें उसमें ऐड करनी थी वो भी कर पाए। इसीलिए फिर बुलेट देखते ही देखते युवा वर्ग के लोगों को टारगेट करके बेसिकली बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी माइलेज बाइक थी उनका कारोबार अच्छा चल रहा था। तो बुलेट जैसी कंपनी के लिए बाजार में नई धाक बनाना बहुत मुश्किल कार्य था, और ये सिद्धार्थ लाल इस चीज़ को पूरी तरह से समझ भी चुके थे। इसीलिए इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमको जो माइलेज वाला सेगमेंट है उसको पकड़ना है। इन्होंने अपना बुलेट वाला जो हैवी सेगमेंट था उसी को पकड़ कर चले, और उसी में अच्छी अच्छी जो लुक वाली बाइकें बनाकर लोगों को देने लगे, जिससे कि लोगों को उनका लुक और बाकी चीज़ें काफ़ी एट्रैक्टिव लगने लगी। और जहाँ एक तरफ बुलेट पूरी तरह से मार्केट से गायब होने वाली थी, फिर से धीरे धीरे बूस्ट होनी शुरू हो गई। और उसके बाद से सिद्धार्थ लाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उन्होंने साल दर साल नए नए बुलेट के मॉडल लॉन्च किए, और उसके बाद साल 2012 कंपनी के लिए सुनहरा साबित हुआ, क्योंकि साल 2012 में कंपनी ने 1,13,000 बुलेट बेची थी एक फाइनेंशियल ईयर में, जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड था बुलेट के मामले में अगर देखा जाए। और फिर धीरे धीरे बुलेट की जो कामयाबी थी वो धीरे धीरे और भी बड़ी होती चली गई, और जो बुलेट कभी डूबने वाली थी वो पूरी तरह से एक ब्रांड बन चुका था। इसी के दम पर आज कंपनी की जो आइसर ग्रुप है उसका लगभग 50 से 60% जो रेवेन्यू है आज बुलेट की वजह से ही आता है, और कंपनी आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। आज कंपनी के पास देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मैन्युफैक्चर प्लांट्स हैं, और रॉयल इनफील्ड की बुलेट आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों में बिकती है, और 50 से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनमें इनकी बाइक बहुत पॉपुलर है और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसीलिए अब रॉयल इनफील्ड का अगला टारगेट दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड बनने की है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।